दोस्तों, जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी धरती रहने लायक ही ना बचे। इसमें सबसे बड़ा रीजन है बड़े पैमाने पर होती ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज के समय में हम इतने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस देख रहे हैं। धीरे धीरे मौसमों में अनेक निर्धारित समय पर आने और जाने की साइकिल में बदलाव हो रहे हैं। एक और बड़ा फैक्टर जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस का कारण बन रहा है वो है ऑयल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। ये ऑयल कंपनीज भी इस बढ़ते तापमान को रोकने में बाधा बन रही हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड फेतिह ब्रायोल ने एक न्यूज वेबसाइट DW को बताया है कि अगर दुनिया अपने क्लाइमेट गोल्स के लिए सीरियस है तो उसे एक बात समझनी जरूर होगी कि अभी हमारे पास जितने ऑयल फील्ड्स, गैस के कुएं और कोयले की खदानें हैं वो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या फिर कहें IEA एक ऐसी एजेंसी है जिसमें ज्यादातर अमीर देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स हैं और इसकी किसी भी रिपोर्ट या कही हुई बात की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये इनकी ही चेतावनी है कि फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली ये कंपनियां धरती के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो एनर्जी से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करता है, और यह इस मामले पर पूरी दुनिया की सरकारों और कंपनियों की बातें सुनता है और उनका निष्कर्ष निकालता है। बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद एनर्जी सप्लाई को बनाए रखने के लिए इस एजेंसी की स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। दोस्तों, अगर बात करें तो एक जगह पर सालों तक चलने वाले अलग अलग मौसम की चेन को क्लाइमेट कहते हैं, और जब इस मौसम में किसी तरह का बदलाव आता है तो उसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। वहीं बात करें तो क्लाइमेट में आए ये बदलाव हम मनुष्य द्वारा बैठाई गई फैक्ट्रियों से निकलते हुए धुएं से और हमारी गाड़ियों, घरों, वाहनों में गैस, तेल, कोयले की खपत के कारण होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहे हैं और इसका हमारी धरती पर क्या असर पड़ता है, तो शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये फॉसिल फ्यूल चलते हैं तो इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। और यह ग्रीन हाउस गैसें बहुत खतरनाक होती हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सूरज की गर्मी को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ जाता है। बताया जाता है कि 19वीं सदी के मुकाबले में आज हमारी धरती का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है और हवा में तब के मुकाबले 1.5 गुना कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुकी है, जो कि क्लाइमेट पर तो असर डाल रही है, उसी के साथ साथ हमारी हेल्थ पर भी बुरे प्रभाव छोड़ रही है। बल्कि मौसम वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हमें धरती बचानी है तो किसी भी सूरत में ग्लोबल टेम्परेचर को इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना होगा। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक भी दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2.4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि बताया जाता है कि हाल ही के कुछ सालों में इस एजेंसी के काम का दायरा बढ़ गया है। अब यह एजेंसी कई देशों को क्लाइमेट चेंज रोकने में मदद करने के लिए भी काम करती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस संस्था ने एक गोल सेट किया हुआ है जिसके अनुसार इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद से लेकर इस सेंचुरी के अंत तक जितना भी टेम्परेचर चेंज होना है वो 1.5 डिग्री से कम ही रहे। आपको बता दें कि कुछ कंपनियां अपने फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ाने की लगातार कोशिश भी कर रही हैं, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग अपनी तय सीमा से 2 गुनी बढ़ सकती है। इसी बात को लेकर IEA का गोल है कि हमें तेल, गैस और कोयले का कंजम्पशन कम करना है। वहीं अगर हम सच में ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि अभी मौजूदा हालातों में जितनी ऑयल और गैस फील्ड्स और कोल माइंस अवेलेबल हैं वो हमारी मांगे पूरी करने के लिए बहुत हैं। आगे बात करें तो 1998 से हर साल IEA की एक फ्लैगशिप वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश होती आ रही है। 2021 में इस रिपोर्ट में एक नया सिनेरियो इंट्रोड्यूस किया गया है। बता दें कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कई देशों की गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स की गंभीरता को देखते हुए IEA ने एक रोड मैप जारी किया है कि किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। वहीं आगे इस मॉडल में सुझाव दिया गया है कि इस गोल को हासिल करने पर सदी के अंत तक धरती के टेम्परेचर में डिफरेंस को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जा सकता है। तो वहीं अब यह मॉडल पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और कई सरकारों के लिए बाइबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इस मॉडल की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला सुझाव आता है कि हमें अब नई जगहों पर जमीन से ईंधन निकालने, ड्रिल करने या खोदने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स को बंद करना होगा। इस 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को हासिल करने के लिए कोई नया गैस और तेल फील्ड को अप्रूव नहीं करना होगा। इसके अलावा एक और चीज करनी होगी कि नई कोयला खदान या मौजूदा कोयला खदानों के एक्सपेंशन को भी रोकना
होगा। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक और हालिया रिपोर्ट में यह बात फिर से दोहराई गई है। हालांकि नई रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस डिकेड के खत्म होने तक नए ऑयल फील्ड्स को डेवलप करने के लिए हर साल $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा दिए गए एनालिसिस में एक कदम और आगे की बात कही गई है। इसमें यह कंक्लूजन निकाला गया है कि नए तेल और गैस फील्ड्स को डेवलप करना 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को हासिल करने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे हमें ज्यादा भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं इसके अलावा नेट जीरो एमिशन का गोल भी तभी हासिल हो सकता है जब 2050 तक कोयले, तेल और गैस की मांग में 90% की कमी हो जाए। साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट और इन्वेस्टर्स को इन एनर्जी प्रोडक्शन कंपनियों पर दबाव बनाना होगा कि वे अपने कामों में कार्बन एमिशन को कम करें। इसी के साथ आइए बात अब कर लेते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कुछ इलाके बढ़ते तापमान के कारण रहने के काबिल नहीं रह जाएंगे। वहीं इसके उलट जैसे जर्मनी, चीन, बेल्जियम जैसे देशों में देखा जा रहा है कि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आएगी। डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा आने वाली बाढ़, हरिकेन, सूखा, अकाल के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में ये देश उतने समर्थ नहीं होंगे, जिससे इन देशों की इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार भी दुनिया की आधी आबादी खतरे के जद में है। तमाम कोशिशों के बावजूद इकोसिस्टम में सुधार होता नहीं दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर इसके परिणामों का अंदाजा लगाया जाए तो पता चलेगा कि अगर तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होती है तो भारत जैसे देशों में खेती बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, इन फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में कटौती की मांग तेज होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूटेड एयर से होने वाले नुकसानों के कारण अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने के लिए कानून बनाने की बात कही है। इसको लेकर आपको बता दें साल 2021 में WHO ने भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि अभी भी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अपनी इकोनॉमीज को बढ़ावा देने के लिए तेल के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तेल को निकालना हमारे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठकर सामने आता है दोस्तों कि आखिर कैसे सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपनाएं। इसमें हम बायोडीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ खास तरीके के पौधों से बनता है। जी हाँ, पौधे के कुछ हिस्सों को जब निचोड़कर कंप्रेस किया जाता है तो वे भी एक क्रूड ऑयल में बदल जाते हैं। उस क्रूड ऑयल से भी कई तरह के एनर्जी देने वाले सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, जिसमें बायोडीजल एक है। बायोडीजल को हम किसी भी इंजन में काम ले सकते हैं और यह पेट्रोल को भी पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा इथेनॉल का इस्तेमाल करके भी हम धरती को बचा सकते हैं। हमारे गांव में व्हीकल्स में 10% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और यह भी एक बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकता है। एक अभूत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन की इस्तेमाल की बातें भी कही जाती हैं। बता दें कि हाइड्रोजन से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती, लेकिन मुश्किल यह है कि हाइड्रोजन ईंधन को पानी, हाइड्रोकार्बन या दूसरे कार्बनिक सब्सटेंसेस से निकाला जाना चाहिए। इसी के साथ अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि कैसे और कितनी जल्दी हम पेट्रोलियम और कोयले से दूर होते हैं ताकि धरती को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।